बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी क्लास 12 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। तो बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को असंग जनन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। कपास जो होती है इसमें सहायक जीवाणु बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है। फिर अगला है सिरका किससे प्राप्त होता है। सिरका, तो सिरका एसिटोबैक्टर एसिटी से प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाता है। 2 नंबर का पहला है, लिंग संलग्न लक्षण क्या हैं। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों के नाम बताइए। तो देखिए, लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा कुछ दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। जो हमारे शरीर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसे पुरुष में XY, स्त्री में XX होते हैं। ये जो लिंग गुणसूत्र हैं इस पर लैंगिक लक्षण होते हैं। लेकिन अगर लैंगिक लक्षणों के अलावा कोई दैहिक लक्षण भी है, दैहिक जीन्स भी स्थित है, तो ऐसे लक्षण को ही लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं, उसे ही लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ये 2 हो जाएंगे। उदाहरण 2 लिंग संलग्न लक्षणों के नाम पूछे गए, हो जाएंगे। फिर अगला है, सहभोजिता और परजीविता की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। देखिए, जो सहभोजिता है इसमें क्या होता है, एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है। सहभोजिता में क्या होता है, एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, जबकि जो दूसरा सहभोजी है, जबकि दूसरे सहभोजी को इस लाभ से कोई हानि नहीं होती है, या इससे कोई हानि नहीं होती है। मतलब सहभोजिता क्या हुई, एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, जबकि दूसरे सहभोजी को इससे कोई हानि नहीं होती है। जैसे आर्किड, कंठलताएं, ये उदाहरण हो जाएंगे सहभोजिता के। अगर परजीविता की बात की जाए तो परजीविता में क्या होता है, परजीवी अपना पोषक होस्ट से प्राप्त करता है। परजीवी अपना जो पोषण है वो कहां से प्राप्त करता है, होस्ट से। जो परजीवी होता है वो अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है, होस्ट से प्राप्त करता है या पोषक से प्राप्त करता है। अब इसमें परजीवी का तो लाभ होता है, लेकिन पोषक की हानि होती है, क्योंकि उससे प्राप्त कर रहा है, उसकी हानि हो जाएगी और इसका लाभ हो जाएगा। जबकि उसमें एक की लाभ हो रही थी, दूसरे की हानि नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें एक का लाभ हो रहा है और दूसरे की हानि हो रहा है। उदाहरण के लिए इसमें जैसे अमरवेल तने पर पूर्ण परजीवी होता है, अमरवेल। ऐसे ही रेफ्लेसिया ले लीजिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, जड़ पर पूर्ण परजीवी होता है। अब आते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसे किसने खोजा था। तो देखिए, डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग करना या पृथक पृथक करने की विधि ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। यानी डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार, उनकी लंबाई के अनुसार अलग अलग करना या अलग अलग करने की तकनीक ही क्या कहलाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। और अगर इसे खोज की बात की जाए तो फ्रेडरिक रयूस वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1807 में पहली बार इसे देखा था। फिर चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से रोकने का आंदोलन था। जो वृक्ष होते हैं इनको ना काटा जाए, इनको काटने से रोकने का आंदोलन था चिपको आंदोलन। और इसको चिपको क्यों कहा गया, क्योंकि कई व्यक्ति इसके चारों ओर चिपक जाते थे ताकि लोग इसको काटे ना, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। और यह उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। पहली बार चमोली जिले में
शुरू हुआ था पहली बार में। अगर इस सभी पर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे लिंग संरक्षण हो, सहभोजता हो, परजीविता हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, चिपको आंदोलन हो, बहुमूर्ता हो, इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो कोई बीज है, इस बीज में एक से अधिक अगर भ्रूण बन रहे हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, परिभाषा क्या होगी, बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को ही बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में की थी। और ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट की विशेषताएं होती हैं। और आपको बता दें, जो सिट्रस कुल है, सिट्रस कुल कहो या नींबू कुल कहो, सिट्रस कुल के पौधों में बहुभ्रूणता सामान्य घटना के रूप में होती है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरफेरान पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, अगर कोई कोशिका है, ये कोशिकाएं वायरस से संक्रमित हो गई हैं, वायरस से संक्रमित हो गई हैं, तो वायरस द्वारा संक्रमित कोशिकाएं अपने चारों ओर विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का स्राव करती हैं, विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का स्राव करने लगती हैं। और इसी एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरान बोला जाता है। यानी वायरस से संक्रमित कोशिकाएं अपने चारों ओर विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का स्राव करती हैं और इसी प्रोटीन को इंटरफेरांस कहते हैं। इंटरफेरांस की खोज आइजैक व लिंडेमान ने की थी। आइजैक व लिंडेमान ने इंटरफेरान की खोज की थी। और जो इंटरफेरान है, ये कैंसर व हिपेटाइटिस बी तथा सी की बीमारी में यूज किया जाता है। यानी इसके उपचार में इंटरफेरान का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो आप हेडिंग डालेंगे, एक तरफ डीएनए, दूसरी तरफ डालेंगे आरएनए, कॉलम बना लेंगे। और कॉलम बना करके पहला अंतर क्या लिखेंगे कि डीएनए जो होता है ये केंद्रक में गुणसूत्रों पर पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्रों पर डीएनए पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है ये केंद्रक की केंद्रिका व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रिका व कोशिका द्रव्य में मिलता है। और जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलिनी होता है। जबकि जो आरएनए है ये सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल चेन होती है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और जो डीएनए है ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, जबकि जो आरएनए है ये राइबोज शर्करा होती है। तो चाहे वो इंटरफेरान हो, चाहे डीएनए आरएनए में अंतर हो, चाहे मनुष्य के अंडाशय का नामांकित चित्र हो, इन सब पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझाओ। तो देखिए, जीनोटाइप जीनी संरचना होती है, जीनी संरचना होती है जो जीनोटाइप है। इसका मतलब है कि जीव की आनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। और जो फिनोटाइप है ये दृश्य रूप संरचना होती है, देखने में कैसा है, दृश्य रूप कैसा है, यानी जीव की बाहरी संरचना को फिनोटाइप कहा जाता है। बाहर से देखेंगे बाहरी संरचना को फिनोटाइप, जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहेंगे। ये मेंडल के शब्दावली थी। फिर अगला है, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो वहित मल होता है, वहित मल में क्या क्या चीजें होती हैं, मलमूत्र होगा, कूड़ा करकट होगा, और भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, ठोस पदार्थ होंगे। तो ये जो मलमूत्र है, कूड़ा करकट है, अपशिष्ट पदार्थ है, इनको सड़ाने का कार्य क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। इनको सड़ाते हैं और सड़ा करके जो अवक्षेप बचता है वो नीचे बैठ जाता है, उसको खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। और जो उसमें से CO2 गैस निकलती है उसको पौधे ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। तो एक तो खाद मिली और दूसरा CO2 गैस मिली प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। और अगर तीसरी बात की जाए तो जो जीवाणु होते हैं, जैसे खेतों में धान है, गेहूं है, ये सब काटा तो उसकी पत्तियां गिरी, जड़ें गिरी, तो कुल मिलाकर के जैसे गोबर है, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, ये सब इनको सड़ाने के कार्य कौन करता है, जीवाणु करते हैं। इनको सड़ा करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर है, लघु बीजाणु जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाओ। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है पराग कणों का निर्माण, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, पराग कणों का
निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और लघु बीजाणु जनन में होता क्या है, इसमें जो एक पराग मात्र कोशिका होती है, एक पराग मात्र कोशिका होती है, वो एक पराग मात्र कोशिका 4 पराग कणों का निर्माण करती है या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। एक पराग मात्र कोशिका, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने कई बार बताया भी है। तो एक पराग मात्र कोशिका 4 पराग कणों का निर्माण करती है और ये चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं। आप लोग इसकी प्रक्रिया पूरी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगला है ड्रग्स और एल्कोहल पर टिप्पणी लिखिए। आजकल के जो नवयुवक हैं ये बहुत ज्यादा करने लगे हैं, उनमें प्रचलित हो गया है, ड्रग्स और अल्कोहल नवयुवकों में प्रचलित हो गया है और ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब ये करते क्यों हैं लोग, तो उचित शिक्षा नहीं मिलती है उनको, नौकरी नहीं मिलती है उनको, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए करते हैं। अगर इस पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जलोद्भिद पौधों के अनुकूलन को समझाइए, यानी जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन को समझाना है। तो अनुकूलन कई तरीके का है, जैसे आकार के रूप में कैसे, आकारकी में कैसे अनुकूलन होता है, शारीरकी में कैसे अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन में बहुत सारे आप बता सकते हैं, जैसे जो जल में पौधे पाए जाते हैं उनमें जड़ें बहुत कम होती हैं, जल में पाए जाने वाले पौधों में जड़ें बहुत कम होंगी, मूल रोम नहीं होंगे, मूल रोम होंगे भी तो बहुत कम होंगे, पर्णवृंत जो हैं वो लचीले होंगे, कायिक जनन होता है, जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसमें कायिक जनन होता है, पुष्प और बीज संख्या में कम होते हैं, पुष्प व बीज कम होते हैं और द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो बहुत सारे अनुकूलन हैं, मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग हो जाता है, उसे कैसे नियंत्रित करेंगे। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये जो सूक्ष्म जंतु है ये संघ प्रोटोजोवा का जंतु है और इससे पेचिस हो जाती है, डिसेंट्री नामक रोग हो जाता है, पेचिस, अथवा इसे ही अमीबिएसिस भी कहा जाता है, अमीबिएसिस रोग या अमीबता भी कहते हैं, अमीबता। तो चाहे आप पेचिस कहें, अमीबिएसिस कहें, अमीबता कहें, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाता है। और कहा गया फिर इसे कैसे नियंत्रित करेंगे, तो गंदगी की रोकथाम करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जल को शुद्ध रख के, जल की शुद्धता बनाकर इसको नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जो खाने पीने की चीजें हैं उनको ढक कर, खाने पीने की चीजों को ढक कर, ऐसे ही जो रोगी है रोगी को अलग रखकर, या फिर मेट्रोजिल और डिपेंडाल दवाओं को दे करके। फिर अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए शुक्राणु जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु जनन का मतलब है शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन। और इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए और एक उपयोगिता बताइए। तो देखिए बीटी जो है ये बैसिलस थुरिंजिएसिस सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीवाणु होता है। बैसिलस थुरिंजिएसिस सूक्ष्म जीवाणु जो है ये एक एंटी विष पैदा करता है, ये जैव विष पैदा करता है। और ये जो जैव विष पैदा करता है ये जैव विष कीटों के लिए हानिकारक होता है। यानी सूक्ष्म जीव बैसिलस थुरिंजिएसिस के जैव विष से बनी फसलें क्या कहलाती हैं, बीटी फसलें कहलाती हैं। इसके जैव विष से बनी फसलें बीटी फसलें कहलाती हैं, जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है, बीटी धान है, बीटी टमाटर है, बीटी आलू है, सोयाबीन है, बहुत सारी बीटी फसलें हैं। तो इनमें कीट वगैरह नहीं लगते हैं। देखिए अगर बीटी फसलों पर टिप्पणी तथा उपयोगिता देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है। एड्स यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है। और ये कैसे फैलेगा, तो यौन संचारित रोग है तो जनन अंगों के माध्यम से ही फैलेगा। इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है। और ये किससे होता है, तो HIV वायरस से हो जाता है। कैसे फैलता है, तो संक्रमित सुई से फैल जाता है, संक्रमित ब्लड से फैलता है और यौन संबंध से फैलता है। तो कई सारे इसके फैलने के कारण हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है, चित्र सहित समझाइए। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाए या
आणविक कैंची कहा जाए, या मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाए, या फिर इसी को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कहते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कहा जाए, एक ही चीज है। अगर इन नामों से आता है तो वही चीज आपको लिखना है और इसको चित्र से ही समझाना है। तो देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, अथवा जो आणविक कैंची, अथवा मॉलिक्यूलर सीजर, अथवा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, यह डीएनए को विशेष स्थानों से काटता है, विशेष अनुक्रमों पर तोड़ता है, काटता है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप वीडियो देख लीजिए। फिर अगला है 6 का प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं और इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, आज बहुत सी इसकी जातियां पाई जाती हैं और उनसे अलग अलग प्रकार के मलेरिया रोग हो जाते हैं। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, मैंने फुल वीडियो अपलोड किया है, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। तो बहुजीनी वंशागत क्या होती है, कुछ लक्षणों के जो फिनोटाइप होते हैं इनके प्रकटन में जो एक जोड़ी के जीन दूसरी जोड़ी के प्रभाव को बदल देते हैं या दबा देते हैं, कह लीजिए, या बढ़ा देते हैं, इसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए। फिर अगला है आनुवांशिक कूट क्या है, इसका क्या कार्य है, वीडियो अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को चित्र सहित समझाइए। देखिए ये दोनों आ सकते हैं या केवल एक ही आ सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। शुक्राणु जनन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, सब पर, दोनों पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छे से देख लीजिए। मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाना है, मादा जनन तंत्र का चित्र बना करके उसको समझाना है। तो ये चित्र सहित अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। तो लिंग निर्धारण क्या है मैंने अच्छे से समझाया था, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसमें क्रॉस करवाया गया था, तो इस तरह से आया था। तो पूरा वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लगा है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका मतलब मेंडल के सभी नियमों की व्याख्या करनी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी क्रियाविधि और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जैसे कोई एक जीव ये है, दूसरा जीव ये, अब इन दोनों के डीएनए को निकाल करके एक नया डीएनए बनाया गया, इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है और इस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो अथवा लगा हुआ है, जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, रिकाबेनेट डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। तो इन सब का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।